अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में आपके साथ। नाज़रीन, आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं हर इतवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ पर। इस प्रोग्राम में आप जान सकते हैं मुख्तलिफ डिज़ीज़ के बारे में मालूमात, यानी कि मुख्तलिफ बीमारियाँ होने की वजूहात, उनके टेस्ट, उनके इलाज मौलजे और इसके साथ साथ एहतियाती तदाबीर और ग़िज़ाई एहतियात के बारे में आप जान सकते हैं। इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ डिज़ीज़ के स्पेशलिस्ट से आपकी मुलाकात करवाएंगे और आपको मालूमात फराम करेंगे। और आज का जो टॉपिक हमारा है वो है डायरिया का मर्ज़। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए जो हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं वो कंसल्टेंट फिजिशियन हैं डॉक्टर नदीम असद। अपने मौजूद मेहमान को खुशामदीद करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को करने का मकसद है कि आजकल डायरिया का मर्ज़ बहुत ज़्यादा फैल रहा है और बहुत ज़्यादा पेशेंट्स देखने में आ रहे हैं। तो इस बारे में हम डॉक्टर नदीम असद की तरफ चलते हैं और मुकम्मल मालूमात लेते हैं इस बीमारी के बारे में। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, आखिर ये डायरिया का मर्ज़ है क्या? डायरिया का मर्ज़ हमारे मुल्क में और हम ख़ास तौर पे हमारे शहर में आजकल तो बहुत ज़्यादा इसके केसेस पाए जा रहे हैं। और इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कोई भी आपके स्टूल का फ़्लो जो कि ग्रेटर देन 2 लीटर्स हो पर डे, उसको हम फिर डायरिया की कैटेगरी में ले आते हैं, क्योंकि उसमें जिस्म का पानी उसमें ठीक ठाक जो है वो खारिज हो जाता है और फिर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है जिसमें पेशेंट जो है डिहाइड्रेशन का शिकार होने लगता है। अब इसके बहुत सारे अवामिल हैं, लेकिन बहरहाल बेसिक डेफिनेशन जो है वो यही है कि अगर कभी भी इंसान के जिस्म से 2 लीटर से ज़्यादा अगर फ्लूइड का अखराज हो स्टूल की फॉर्म में, तो उसको हम डायरिया की डेफिनेशन में लेके डायरिया कहते हैं। अच्छा, डायरिया होने की वजूहात क्या होती है? इसकी वजूहात बहुत सारी हैं। अब इसमें ये रहता है कि पहले तो ये देखना है कि डायरिया एक्यूट है या क्रॉनिक है। अच्छा। जी हाँ, और क्योंकि एक्यूट के सिम्टम्स और एक्यूट की कॉजेज़ बिल्कुल डिफरेंट हैं और क्रॉनिक डायरिया की कॉजेज़ बिल्कुल डिफरेंट हैं। और जब भी एक्यूट डायरिया जो कि अमूमन हमारे यहाँ फैला हुआ होता है या आजकल है, उसके केसेस आ रहे हैं, उसमें ये रहता है कि सबसे पहले तो फूड, हमारे यहाँ डाइट, उसके बारे में सोचा जाता है। फिर कोई ट्रैवल हिस्ट्री या फिर कोई दवाई या मेडिसिन ऐसी खाई जाती है जिसके बाद ये डायरिया का अमल शुरू हो जाता है। और इन्फेक्शंस फिर इसमें आ जाते हैं। इन्फेक्शंस में फिर ज़ाहिर वायरल भी होते हैं, बैक्टीरियल भी होते हैं, और फिर उसमें और जो बीमारियां हैं जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, और इसमें फिर IBS भी आ जाता है, और इसमें इसके अलावा भी जो दीगर बीमारियां हैं जैसे फिर आगे जाके कैंसर्स वगैरह भी आते हैं, उनमें भी बाज़ ख़ात एक्यूट डायरिया का पेशेंट जो है एक्यूट डायरिया के साथ प्रेजेंट करता है। अच्छा, वैसे आपने जो बताया एक्यूट और क्रॉनिक, मैं अब मतलब इस बारे को क्लियर करना चाहूँगी कि हमारे नाजरीन के लिए बताएं कि एक्यूट में क्या पोजीशन होती है, क्यों एक्यूट कहा जाता है, क्रॉनिक क्यों कहा जाता है, ये बताइए। एक्यूट डायरिया इस तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है कि वो डायरिया जो कि विदिन 24 आवर्स अपनी पूरी पीक को पहुंच जाए, उसको हम एक्यूट डायरिया कहते हैं। यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल इतनी ज़्यादा हो, और जब मैंने इन द बिगनिंग बताया आपको कि 2 लीटर से ज़्यादा फ्लूइड जो है वो स्टूल की फॉर्म में अगर निकलने लगे तो उसको हम एक्यूट डायरिया कहते हैं। और क्रॉनिक डायरिया फिर इस तरह होता है कि अमूमन उसमें अमूमन डायरिया के एपिसोड्स होते हैं पेशेंट को। कि वो डायरिया हुआ और फिर वो नॉर्मल हो गया या कॉन्स्टिपेटेड हो गया, और उसके बाद फिर उसको डायरिया हुआ, तो इसको क्रॉनिक डायरिया या वो डायरिया जो एक लॉन्ग अरसे से चल रहा हो उसको फिर क्रॉनिक डायरिया कहते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आपने आजकल कहा कि डायरिया का मर्ज बहुत ज़्यादा फैल रहा है, केसेस आपने बताए थे मुझे कि वो काफ़ी रिपोर्ट हो रहे हैं, तो ये क्या आजकल का जो गर्म सीज़न है स्पेशली इसमें होते हैं, या अमूमन जैसे अभी रमज़ान मुबारक का महीना ख़त्म हुआ है कि हम बहुत लंबे टाइम फास्टिंग करते हैं, रोज़े रखते हैं, उसके बाद अचानक खाना शुरू करते हैं, इससे भी डाइजेशन डिस्टर्ब होता है? मेरे ख्याल से दोनों ही फैक्टर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अब जैसे रमज़ानों में था तो उसमें ज़ाहिर है रमज़ान हमारे इस दफ़ा गर्मियों में पड़े, खासी गर्मियाँ थीं, और पूरा दिन हम फास्टिंग करने के बाद एकदम से एक्सप्लोड होते हैं खाने की टेबल पे, और जो समझ में आता है उसको खाते हैं, और फिर ये कि फूड चेन भी मुतासर हो जाती है गर्मी की वजह से कि भाई उसकी प्रिजर्वेशन कैसी थी, फूड कब बना। अमूमन ख़वातीन जो हैं वो 12 या 2 या 4 बजे के दरमियान खाने बनाती हैं, और फिर उनको सही तरह से प्रिजर्व नहीं किया जाता, और फिर 7 बजे रोज़ा हमारा खुला करता था। उसमें भी कहीं ना कहीं फूड चेन मुतासर होती थी, ख़ास तौर पे जो ओवर राइप फल जो थे,
जिनमें नोटेबल तो ये था तरबूज, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा केसेस हमारे पास रिपोर्ट हुए। और फिर रात के खाने में हमारे यहाँ आपको पता है ट्रेंड है बिरयानी खाने का। बिल्कुल है ऐसे। अब बिरयानी का जहाँ तक ताल्लुक है वो बहुत जल्दी फर्मेंट और इस बहुत तरह ज्यादा से स्पाइसी खाने से भी हो जाता है ना बिल्कुल ऐसा? यकीनन इस तरह से अच्छा। भी। तो ज़रा सा भी अगर ये खाने रखे जाएं प्रॉपर, अगर उनको रेफ्रिजरेट ना किया जाए या टेम्परेचर मेंटेन ना किया जाए, तो इनके अंदर बैक्टीरिया ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इनमें ये वाले केसेस जो हैं फिर ज़्यादा रिपोर्ट होते अच्छा हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बोला कि ख़वातीन सही से खाने को प्रिजर्व नहीं करती। अच्छा, जब हमने खाना बना लिया और हमने जब खा लिया और जो हमें एक्स्ट्रा हमने वो फ्रिज अपने रख दिया, अब मुझे एक बात बताएं कि वो हमने जब निकाल के एक बार यूज़ कर लिया तो मज़ीद दोबारा रखना चाहिए या उसको बस डिस्कार्ड कर देना चाहिए? नहीं, डिस्कार्ड का ज़ाहिर है हमारे यहाँ जिस तरह के हमारे हालात हैं, हमें उम्मन ये करना चाहिए कि वो इतना ही खाना निकालें जितना हमने एक वक्त की खाना है। ज़रूरत के हिसाब से हाँ, और पूरा फिर हो उसको जाए। प्रॉपरली रेफ्रिजरेट करें और रेफ्रिजरेटर का भी ये ख्याल रखें कि 24 घंटे चले। प्रॉपर उसमें कूलिंग भी हो ताकि वो बिल्कुल। जर्म्स और बैक्टीरिया पैदा होने का खतरा ना हो। बिल्कुल, यकीनन। ठीक ठीक। अच्छा, आपने जब ये कहा कि इतने ज़्यादा पेशेंट्स को तकलीफ होती है कि इतना ज़्यादा फ्लो से स्टूल पास आउट हो रहा होता है, तो उसके अंदर वीकनेस वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो आप टेस्ट क्या रेकमेंड करते हैं इसके लिए? अब उसमें देखिए, जब पेशेंट एक्चुअली हमारे पास आता है तो उसमें हर तरह के पेशेंट हमारे पास, हर स्टेजेस के पेशेंट हमारे पास डायरिया के रिपोर्ट हो रहे होते हैं बिल्कुल, ईआर में। बिल्कुल। वो जिनको जस्ट माइल्ड डायरिया होता है लेकिन एक्यूट फॉर्म होती है, तो उनको तो हम ईआर में ही हैंडल करके डिस्चार्ज अमूमन कर देते हैं। लेकिन जो वो पेशेंट्स जो कि बाज़ औक़ात तो बीपी लेस पल्स लेस पेशेंट भी हमारे पास अच्छा। डायरिया के रिपोर्ट होते अच्छा। हैं ईआर में, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए फिर जाहिर है आईवी लाइंस मेंटेन की जाती हैं, उनके कैथेटर्स हैं, उनके इनपुट आउटपुट मेंटेन किए जाते हैं, उनकी इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह के बैलेंस देखा जाता है, और उनकी फिर एबीजीज करवा के उनके एसिडोसिस का अमाउंट चेक किया जाता है और फिर बाइकार्ब रिप्लेस किया जाता है। और फिर और जहाँ तक टेस्टों की बात आपने मुझसे पूछी, तो उसमें अमूमन बेस लाइन तो हम करवाते ही हैं, जिसमें स्टूल डीआर वगैरह जी जैसे? हाँ, स्टूल डीआर है और सीबीसी का है जिसमें इन्फेक्शन इन्फेक्शन अंदाजा हो जी जाता जी है जी हमें। जी जी। और इलेक्ट्रोलाइट्स और साथ में यूरिया और क्रेटिनिन देखना बहुत ज़रूरी है पेशेंट का। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा डायरिया होने की वजूहात में, तो ये बैक्टीरियल, वायरल और या कंटामिनेटेड वाटर यूज़ करने से, जैसे वाटर अमूमन जो नहरों से आ रहा होता है, अमूमन हमारी जो विलेज के लोग होते हैं वो फीसिस वगैरह उसके थ्रू ही वो पानी में शामिल हो रहे होते हैं, तो वो पानी पीने से भी हम डायरिया में मुब्तला हो जाते हैं? यकीनन, बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर एक है। बहुत बड़ा फैक्टर होना है। यानी कि जहाँ हम यानी कि रहते हैं वो माहौल साफ होना चाहिए, हमें हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। नाज़रीन, हम बात करें कि जिस टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं डायरिया, इसको हमने खुद सही करना है, किस तरीके से हमने इस बीमारी से खुद बचना है, क्योंकि देखें जिस माहौल में हम रहते हैं उसको साफ़ करें तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। हम जब खाना बनाते हैं तो बहुत तरीके से साफ़ सुथरा और हाइजीन का ख्याल रखते बनाना चाहिए। इसके साथ हम बहुत सारी जगहों पे बाहर खाना खाते हैं, जैसे किसी रेस्टोरेंट वगैरह में, तो इस चीज़ का इत्मीनान कर लिया कीजिए कि जिस जगह हम खाना खा रहे हैं वाकई में वो ग़िज़ा जो है वो सेहत के काबिल भी है या नहीं। असल में बात क्या है कि हम बहुत सारी बीमारियों से तो उस वक्त भी बच जाते हैं चूँकि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला ने हमारे लिए 5 वक्त नमाज फ़र्ज़ की, और जब हम 5 वक्त वज़ू करते हैं, अपने हाथ मुँह धोते हैं, तो हम वैसे ही बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है। अब चलते हैं दोबारा डॉक्टर नदीम असद की तरफ, उनसे ये जानते हैं कि जब ये डायरिया के अलामात और टेस्ट करवा लिए, तो अब ये इलाज जो करते हैं और उसके साथ ग़िज़ाई एहतियात क्या करनी चाहिए पेशेंट को, ये बताइए। जी डॉक्टर साहब। अब उसमें ये है कि जब ख़ास तौर पे जो पेशेंट एडमिटेड होते हैं उनमें जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो एक्चुअली होता ये है कि अमूमन सेंटर टू सेंटर वेरिएट करता है। अमूमन बाज़ सेंटर्स अपने कुछ प्रोटोकॉल्स बना लेते हैं, अमूमन उसी पैटर्न पे अपने पेशेंट को जो है वो ट्रीट करते हैं। इसी तरह हम भी जहाँ पे काम करते हैं अल-मुस्तफ़ा मेडिकल सेंटर में, हमने एक प्रॉपर पैटर्न बनाया हुआ है, और उसके ऊपर जब हमारा पेशेंट ईआर में आता है, हमने अपने जूनियर डॉक्टर्स को फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ट्रेन किया है कि आपने किस तरह से इस पेशेंट को लेके चलना है, और ये फैक्टर्स जो हैं वो पूरे करते जाने हैं। मतलब मसलन ये कि अब अगर किसी पेशेंट को डबल आईवी लाइन की ज़रूरत है, उसको कितना फ्लूइड देना है, उसकी इनपुट आउटपुट क्या मेंटेन करनी है, पॉजिटिव बैलेंस कितना रखना है। क्योंकि देखिए होता ये है कि ये जो पेशेंट आते हैं एक्यूट डायरिया के साथ, इनके साथ सिर्फ डायरिया को रोक देना मसले का हल नहीं है। अच्छा। असल में ये है कि उनके इलेक्ट्रोलाइट्स को भी सही होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि उनका रीनल फ्लो यानी कि यूरिन फ्लो भी मुस्तकिल मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि होता ये है कि अगर हम ज़रा सा भी चूक जाएं, फ्लूइड को प्रॉपरली अगर हमने हैंडल नहीं किया,
तो बहुत सारे ये जो एक्यूट डायरिया के पेशेंट होते हैं ये रीनल डायलिसिस पे एंड अप होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेंटर का अल्हम्दुलिल्लाह अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि हम लोग इस तरह से मैनेज करते हैं कि हमारा एक भी पेशेंट अब तक जो है डायलिसिस पे नहीं गया है। बेहतरीन। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने कहा डायरिया के पेशेंट को लुक आफ्टर करना है, मतलब एक बात मुझे ये बताएं कि हमारी आवाम जानना चाहती है इस हवाले से कि किसी को अगर डिस्टर्बेंस हो जाती है, मोशन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वाटरी हो जाते हैं, तो किस कंडीशन के बाद फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? अमूमन लोग पहले चाहते हैं हम घर में नुस्खे टोटके इस्तेमाल कर लें, या फिर ये कुछ ऐसी बात या कोई ऐसी मेडिसिन या कोई ऐसी आप टिप देना चाहते हैं कि अगर आपको ऐसी कंडीशन है जो घर में क्योर की जा सकती तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? अब उसमें ये है कि अमूमन ORS का पानी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ज़ाहिर सब ज़बान वो है, उस पर लोग जानते भी हैं इसके बारे में, वो अमूमन कहते हैं नमक चीनी वाला हाँ, पानी। लेकिन इसमें एक चीज़ बस रह जाती है कि बहुत सारी हमारी पॉपुलेशन जो है वो डायबिटिक है, जी। बहुत सारी हमारी पॉपुलेशन जो है वो हाइपरटेंसिव है। इन दोनों पेशेंट्स में, इन दोनों तरह के पेशेंट में ORS का इस्तेमाल जो है वो रिस्की हो जाता है बहुत। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत कम क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जा सके, जिस तरह के उसके तरीके कार्ड लिखा होता है कि एक जग में आपने 4 ग्लास में पानी में ये एक पैकेट घोल लेना, लेकिन ये कि अगर डायबिटिक का पेशेंट है या हाइपरटेंसिव है तो वो उसके लिए ऐसा हो सकता है कि वो एक ग्लास में बहुत लाइट सी एक पिंच डाल ले ताकि उसको मिले, या फिर क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं, आप स्लाइन वगैरह चढ़ाते हैं? हाँ, मैं उसमें ये रहता है, देखिए ORS का जहाँ तक ताल्लुक है वो तो एक फुल 1 लीटर ऑफ वाटर में ही बनता है। जी, उसको अगर आपने उसकी कंपोजिशन को चेंज कर दिया तो उसका असर और तासीर खत्म हो जाएगी। अच्छा। बिल्कुल, इसको ये इस तरह से ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है जो हमारी यहाँ फैली हुई मैंने थोड़ा सुना है अमूमन लोगों थोड़ा में। सा एक ग्लास में थोड़ा डाल हाँ, लिया, हाँ, हाँ, दिस जी, इज जी। वेरी रॉन्ग। आप अच्छा। पूरा उस पूरे एक साशे को 1 लीटर ऑफ वाटर में बनाएं और जितना भी आपने इस्तेमाल करना है, एक दफ़ा 2 दफ़ा, वैसे तो ये होता है 24 आवर्स में उसको आप ख़त्म कर दें, बाकी को डिस्कार्ड कर दें, लेकिन ये है कि उसको बनाना आपने उसी तरीके से है। अब रह गई डायबिटीज़ और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स की, उनका डिपेंड करता है कि हाउ वेल द डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन इज़ कंट्रोल्ड। अगर वो एब्सोल्युटली कंट्रोल्ड है देन दे कैन गो फॉर दैट, वो जा सकते हैं उसके लिए, लेकिन इन अ वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी। अच्छा। अदरवाइज अगर उनको ये लगे कि भाई 2 से 3 स्टूल पास हो गए हैं और उनको लगता है कि उनके हाथों पैरों से जान निकल रही है और उनसे बैठा नहीं जा रहा एंड दे आर नॉट फीलिंग वेरी वेल और उनको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई है, देन आई थिंक उनको अच्छा डॉक्टर साहब, एक स्किन को भी हम उठा के देखने का तरीका ये काइंडली थोड़ा सा प्लीज बताएं नाज़रीन को। उसमें ये रहता है, लेकिन ये देखें ये डिहाइड्रेशन का एलिमेंट है, इस स्टेज पे तो घर पे आना ही नहीं चाहिए, उससे पहले ही यार चले जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, स्टाफ वहाँ का कॉम्पिटेंट है, आप जाके अपने आप को ट्रीट करवा लें। उसमें डिहाइड्रेशन का ये होता है कि पेशेंट का हाथ हम ऐसे रख के और उसकी स्किन को इस तरह से हम खींचें, जैसे आप मेरी स्किन को देख रहे हैं। कैमरामैन से कहूंगी प्लीज जरा दिखाएं डॉक्टर साहब क्या तरीका बता रहे हैं। अगर ये मेरे हाथ को देख रहे हैं तो मैं अगर अपनी स्किन को इस तरह से पिंच कर रहा हूँ और देखें मैं डिहाइड्रेटेड नहीं हूँ, और जो अगर डिहाइड्रेटेड पेशेंट होगा तो स्किन वही रह जाएगी, के बावजूद भी स्किन वही की वही रहेगी, वो जैसी हमने उठाई है वो चिपक जाएगी। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है कि पेशेंट की जबान बाहर निकलवा के देख सकते हैं, वो बहुत ड्राई होती है। अच्छा, वाइट भी होती है, बिल्कुल वाइट कोटेड एंड ड्राई टंग जिसको कहते हैं, वो हो जाती है। और फिर बहुत सारी स्टेजेस है उसमें, फिर ये कि संकन आइज होती हैं, पेशेंट को बोलने में प्रॉब्लम होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डिसोरिएंटेड होना शुरू हो जाता है, ये सिलसिला है। ठीक है नाज़रीन, हम जान रहे हैं डिजीज़ डायरिया के बारे में, इसको हम कंटिन्यू करेंगे आपके और हमारे दरमियान एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में, और आप जान रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर नदीम असद मौजूद हैं जो बता रहे हैं डायरिया की बीमारी क्या है, उससे हमें कैसे बचना है अगर किसी को डायरिया का मर्ज़ हो जाता है, क्योंकि डायरिया का मर्ज़ एक ऐसा मर्ज़ है वो किसी भी उम्र के लोगों में हो जाता है, बच्चों में भी, बड़ों में भी, ख़वातीन में भी, मर्दों में भी, और ख़ासकर हमारे बूढ़े घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं वो इसमें ज़्यादा मुब्तला अक्सर हो जाते हैं। देखें, जब भी कभी घर में किसी की ऐसी तबीयत हो तो थोड़ी बहुत तो आप घर में केयर कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है कि हम डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, क्योंकि इस मर्ज में इंसान की जान जाने का भी खतरा हो जाता है। अब चलते हैं डॉक्टर नदीम असद की तरफ, और जो वो हमें बता रहे थे वो बात कंटिन्यू करते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी फरमाइए। वो आप जो कह रहे थे कि इस हवाले से कि हमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है, और आपने ORS का भी तरीका बता दिया। अब जब चूँकि मुख्तलिफ एजेस के लोग हैं, जैसे बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हज़रातियाँ, हमारे ओल्ड एज के लोग हैं, वालदैन हैं, या हमारे दादा दादी वगैरह जैसे होते हैं, तो इन लोगों की मुख्तलिफ ग़िज़ाएँ हमें देनी चाहिए, जो हम परहेज़ वाली ग़िज़ाएँ वो क्या देनी चाहिए?
परवेज़ वाली ग़िज़ाएँ एक्चुअली वही हैं जो हमारे घर में अवेलेबल हैं और कोई मुश्किल ग़िज़ा नहीं है। अमूमन जो हमारे तजुर्बे में है और जो हम अपने मरीज़ों को भी बताते हैं, उसमें सबसे पहले तो यही है कि मूंग की दाल की बिल्कुल पतली खिचड़ी बनाएं पानी जैसी, और जब वो खाने के लायक हो जाए, जब उसकी वॉमिटिंग सेटल डाउन हो जाए और उसका डायरिया किसी हद तक सेटल हो, तब हम उसको ओरल अलाउ करते हैं। अदरवाइज़ तो हम फ्लूइड से ही रिप्लेसमेंट कर रहे होते हैं पेशेंट की। लेकिन हम यही कहते हैं कि पहले 1 स्पून या 2 स्पून उसको दें। अगर वो सेटल होता है देन सॉफ्ट डाइट जैसे। हाँ बिल्कुल, उसे बिल्कुल पतली खिचड़ी जिसको कहते जी, हैं। जी, जी। और दूसरी एक अच्छी चीज़ जो हमारे यहाँ बहुत ही कॉमन है, बहुत आसानी से बन सकती है, वो पानी में साबुदाना। दिस इज़ वेरी गुड। अगर आप अच्छा। अगर आप डायरियल पेशेंट को ये दें तो वो उसमें एक पकड़ होती है। आप अच्छा। वो एक तो एनर्जी देता है। एनर्जी देता है, प्लस ये एक तो पैलेटेबल होता है, वो खा सकते हैं और उल्टी में भी इतना ज़्यादा इशू नहीं करता। और दूसरी ये कि पेट में जाने के बाद स्टूल की हार्डनेस को बढ़ाता है, तो वो पकड़ लेता है। तो हम हमारे अपने तजुर्बे में ये चीज़ है, मतलब इंटेस्टाइन को सपोर्ट करता है बिल्कुल कि वो डायरिया की कंडीशन से बेहतर हो जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। ये दो अमूमन डाइट्स हम बताते हैं अपने डायरियल पेशेंट्स को कि इन द फर्स्ट 2 डेज या फर्स्ट 1 और 2 डेज वो यही इस्तेमाल। अच्छा, मैक्सिमम पेशेंट्स को फीवर भी साथ हो जाता है, तो वो ठंडे से खट्टे से आप वैसे ही परहेज बताते हैं। तो जैसे अगर किसी को ये मर्ज हो गया है डायरिया, इन केस उसको ऑलरेडी कोई मर्ज है, खुदा न खास्ता कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई डायरिया जब इसको हो गया, या फिर कोई डायलिसिस का पेशेंट है, या कोई लिवर एब्सेस या एवरीथिंग लिवर पेशेंट, तो उस वक्त क्या कंडीशन होती है पेशेंट की? और उसको देखिए कैटेगराइज करना पड़ेगा। अगर अच्छा। अब जैसे फर्ज किया कोई हार्ट का कार्डिक पेशेंट है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके एंजियोप्लास्टीज हुई होती हैं, या उनको हार्ट फेलियर होता है, या साथ में उनका बाईपास हुआ होता है। तो अमूमन हम ऐसे पेशेंट्स का एको करवाते हैं ईआर। ईआर या फिर ज़्यादा अपने आईसीयू में या वार्ड में, जहाँ पे भी हमें मौका मिलता है, ताकि हम उनका इजेक्शन फ्रैक्शन चेक कर लें। अगर तो इजेक्शन फ्रैक्शन सही है तब तो हम अपना जो हमारा प्रोटोकॉल है हॉस्पिटल का, हम उसे मेंटेन करते हैं। अदरवाइज़ अगर जैसे फ़र्ज़ किया उसका इजेक्शन फ्रैक्शन 45 है या इससे भी कम है, तो फिर हमें अपना फ्लूइड की अमाउंट को कट डाउन करना पड़ता है। अब ज़ाहिर मेडिसिन तो फील्ड ही ऐसी है जिसमें कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं, और कहीं कहीं आपको फ्रंट फुट पे भी जाके खेलना पड़ता है, कहीं आपको रिस्क लेने पड़ते हैं और कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो इवन ट्रीटिंग अ सिंपल डिजीज़ लाइक डायरिया, हमें बहुत सारे बाज़त मेजर्स लेने पड़ते हैं जो एक सिंपल पेशेंट एक डायरिया के पेशेंट को निकाल सके। इसी तरह दीगर पेशेंट जैसे लिवर पेशेंट्स होते हैं, जैसे जिनको हेपेटाइटिस बी और सी होता है, उनको एसाइटिस वगैरह भी होती है, समटाइम वो एक्यूट डायरिया के साथ आते हैं हमारे साथ, तो उनका भी इसी तरह से फ्लूइड मैनेजमेंट किया जाता है प्रॉपरली। अच्छा अच्छा। नाज़रीन इकराम, हम डॉक्टर नदीम असद से जान रहे हैं डायरिया की बीमारी क्या है, उसकी एहतियात, इलाज और एहतियाती तदाबीर, और उसके साथ साथ ग़िज़ाई एहतियात। बात क्या है कि नाज़रीन, हम चूँकि मुसलमान हैं और हमारा अल्लाह ताला पे यकीन ईमान है, और अल्लाह ताला ने अपने बंदे को अपने कलाम में ये तसल्ली फरमाई है कि अगर वो हमें कोई बीमारी देता है, अगर हम कहीं बीमार होते हैं तो इसमें हमारे अपने लिए भी भलाई है, यानी कि बीमारी में इंसान के गुनाह बख्शे जाते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान ये महसूस करता है कि मैं बीमार हूँ, तो वो डिसहार्टेड होने लगता है, वो बड़ा डिस्टर्ब होने लगता है, उसकी लाइफ डिस्टर्ब होती है, उसकी रूटीन डिस्टर्ब होती है। तो हमें इस बात को सोच के भी खुश होना चाहिए कि परवरदिगार आलम ने अगर बीमारी दी है तो उसके बाद डेफिनेटली इंशाल्लाह सेहत भी देगा, लेकिन इसमें भी हमारे गुनाह बख्शे जाते हैं। ये हमारा मुसलमान होने का ईमान है कि हर काम में अल्लाह ताला की हिकमत और बंदी की बेहतरी है। अब डॉक्टर नदीम असद से जानते हैं कि जो डायरिया का पेशेंट अगर इनके पास आ जाता है तो वो किस कंडीशन में चाहते हैं कि डॉक्टर के पास वो सिर्फ दिखा दे या उसको एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है, वो सीवियर जो सिम्टम्स हैं हम वो इनसे जानते हैं। जी डॉक्टर साहब। जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि बहुत सारे पेशेंट तो, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ देम तो वो होते हैं जो ईआर से अमूमन डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं या हमारी ओपीडीज़ में बेसिक मेडिसिन देने के बाद। लेकिन सम पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके पल्स, ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर, ये डूब रही होती है। अच्छा। और उनको बाज़ बिल्कुल ही संकन आइज़ के साथ आते हैं और टोटली ऑब्टेंडेड, यानी कि उनको होश नहीं होता किस हाल में है। और डायरिया का फ्लो इज़ जस्ट लाइक ऐसा होता है कि पूरा बेड जो है वो पानी की तरह वेट होता है। अच्छा जी बिल्कुल। ऐसे पेशेंट्स को फिर हम ये है कि फ़ौरन आईसीयू में एडमिट करते हैं, उनकी कैथेटर डालते हैं और रेक्टल कैथेटर्स पास होते हैं, उनकी इनपुट आउटपुट मेंटेन की जाती है, आईवी लाइंस मेंटेन की जाती हैं और फिर उनको फ्लूइड रश किया जाता है उनको, ताकि पहले उनकी बीपी और पल्स जो है वो वापस आए। उसके बाद फिर ये लैब्स सेंड कर दी जाती हैं। जब लैब्स आती हैं तो अकॉर्डिंग टू लैब्स फिर हम काम करना शुरू करते हैं।
फिर उसमें सम टाइम हमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये कि हमारी भी सेंटर का एक फ़िक्स रेजीम है जो हमने मेंटेन किया हुआ है कि किन पेशेंट्स में हम कौन सी एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे और किस स्केल तक लेके जाएंगे, और फिर कब हम स्केल डाउन करेंगे एंटीबायोटिक को, और कब हम वो रेक्टल कैथेटर्स जो हैं वो रिमूव करेंगे, और कब पेशेंट जो है वो हमारा सही होता है, रिलीज हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात आपकी बात से मेरे जहन में आती है कि जैसे हम अक्सर होता है कि हम ये सुनते हैं कि फला लोगों ने शादी में खाना खाया तो सब सही रहे, 8-10 बंदे बीमार पड़ गए, उनको वॉमिटिंग मोशन हो गए, जो कि अमूमन डायरिया में होता है। तो ये मुझे थोड़ा सा क्लियर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने खाना खाया, चंद पे इफेक्ट हुआ, तो वो क्या उनकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक था, उनको डाइजेशन के मसाइल थे, या ऑलरेडी इनके ऊपर ज़्यादा असर किया? तो इस बारे में आप थोड़ा सा क्लियर उसमें ये रहता है कि यकीनन इम्यूनिटी का तो बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा। कभी भी इस तरह की कोई डिजीज़ जब आप हर्ड उसमें देखते हैं कि बहुत सारे लोगों में से चंद लोगों को अगर हो गया, लेकिन उनकी इम्यूनिटी का फैक्टर आता है। लेकिन उसके बाद फिर ये भी रहता है, हो सकता है उनकी डिश ऐसी आई हो कि दैट वाज नॉट क्लीन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। सही बात, ये भी तो ये भी हो ना सकता है, बिल्कुल कि बिल्कुल। तो वो जितने लोग उस टेबल पे बैठे होते हैं उनको इश्यूज आ गए होते हैं, और जो अदर टेबल्स पे बैठे होते हैं वो ठीक ठाक रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ये ही। है। ये अमूमन होते हैं ना, जैसे हमने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया तो उस वक्त भी हमारे साथ ये मामला हो जाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली हाइजीन का प्रॉब्लम होता है। और इसके साथ साथ अगर ये मैं आपसे बात करूं कि जो आपने इम्यूनिटी की बात की, और मुख्तलिफ उम्र के लोगों की इम्यूनिटी मुख्तलिफ होती है, अगर बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग वाइटामिन्स को नहीं बर्दाश्त कर पाते, कोई जैसे आयरन के वाइटामिन्स होते हैं या आयरन के इंजेक्शंस, तो उस दौरान भी उनको वॉमिटिंग या मोशन की कंप्लेंट्स आ जाती हैं, तो इस सूरत में क्या करना चाहिए? इस सूत्र में भी यही है कि सबसे पहले तो जो ऑफेंडिंग ड्रग है, ऑफेंडिंग दवा है, उसको तो फौरन बंद कर दें आप। अच्छा। अगर आपको शक है फौरन देखिए, ये बेसिक रूल ऑफ मतलब थंब है मेडिसिन का कि कोई भी अगर आपको लगता है कि दवा रिएक्ट कर रही है तो सबसे पहले आपने उसको बंद करना है। अच्छा। आपने बंद करना है और फिर देखना है कि सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट कितनी आई बंद करने के बाद। उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली अमूमन हम सिम्टोमेटिक जाते हैं, जैसे ये कि मेट्रोनाइडाजोल दे दी पेशेंट को जो कि फ्लैजिल के नाम से है, या फिर स्टूल हार्डनेस, जैसे बहुत सारे प्रोबायोटिक्स हमारे यहाँ आ गए हैं जो कि पाउडर फॉर्म में भी हैं और लिक्विड फॉर्म में भी और टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल हैं बहुत इजीली, उनको दिया जाता है। अमूमन जिस तरह के डायरिया जो हैं वो अमूमन एक आध दिन में खुद ही सेटल डाउन हो जाते हैं, क्योंकि हमने ऑफेंडिंग ड्रग या ऑफेंडिंग मेडिसिन को तो बंद कर दिया होता है, तो हमारी अपनी इम्यूनिटी इतनी होती है कि उसको ओवरकम कर लेती है अमूमन। ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से आपने कहा पेशेंट क्योर हो जाता है, उसने बहुत सॉफ्ट डाइट ली, तो अचानक से उसको मतलब फिर से सारी चीज़ें खाना शुरू कर देना चाहिए, या वो सॉफ्टली डाइट लेता फिर स्टेप लैडर जिसको कहते हैं वो लेनी चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी फिर डाइट को इम्प्रूव करे। इवन हम जब पेशेंट को डिस्चार्ज पे रखते हैं तो ये बताते हैं उसको कि आपने अगले एक हफ्ते किस तरह से गुजारना है, या हमारे फॉलोअप तक आते आते आपने किस तरह से अपनी डाइट को मैनेज करना है, यानी कि पहले सॉफ्ट डाइट पे ही रखना है, फिर टॉलरेंस देख के तब भी इवन एट द लास्ट डे ऑफ कमिंग, यानी कि फॉलोअप के लास्ट डे तक आपने सॉफ्ट डाइट पे ही रहना है। अच्छा नाज़रीन करम, बात एक ये भी होती है कि हम अपनी सेंसिटिविटी खुद जानते हैं कि हम किस नेचर के मालिक हैं, यानी कि हमारी स्ट्रॉन्ग नेचर है या हम हसास तबीयत के मालिक हैं। तो एक बात डॉक्टर साहब से ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जब कभी कोई बीमारी हो जाती है, क्या हमें डॉक्टर को अब जाकर पहले अपनी जो हमारी नेचर है वो बताना चाहिए कि वो इस हिसाब से हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे, एंटीबायोटिक दे तो बहुत लाइट पोटेंसी हो या हाई हो, ये बताना ज़रूरी है? यानी हम डॉक्टर नदीम असद से जानते हैं। डॉक्टर साहब देखें, जैसे बहुत सारे लोग, मैंने अभी बताया कि सेंसिटिव होते हैं, वो हाई एंटीबायोटिक नहीं यूज़ कर पाते, उन्हें उस एंटीबायोटिक से मोशन शुरू हो जाते हैं, डायरिया वाली कैफियत हो जाती है, तो इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, डॉक्टर का या फिजिशियन का तो काम ही यही है कि वो कोई ना कोई अपने और पेशेंट के दरमियान कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ जो है ना वो निकाल के रखे। अगर हम लोग जो है वो पूछते हैं एटलीस्ट कि आप जो है वो किस तरह की मेडिसिन लेते हैं, या पहले आपने कौन सी दवाएं ली हुई हैं। अच्छा। एक ब्रीफ सी मेडिसिन हिस्ट्री तो हम लेते ही हैं जब हमारे पास पेशेंट आता है, उससे पूछा जाता है तो यकीनन बताता है कि नहीं मैंने ये खाया था, मुझे ये प्रॉब्लम हुई या मुझसे ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो अमूमन ये किया जाता है कि हम लो डोजेस में वो देते हैं। अच्छा। और दूसरा तरीका ये होता है कि स्पेसिंग कर दें आप। अच्छा। उसको डिवाइडेड डोज में कर दें। अगर हमें कोई 500 मिलीग्राम की दवा देनी है दिन में, तो हम उसको 250 में डिवाइड कर देते हैं।
या फिर उसकी स्पेसिंग कर देते हैं कि नहीं आप एक सुबह खाइए और फिर एक रात को खाइए, तो उसमें फिर पेशेंट जो है उसको टॉलरेट कर लेते हैं। अच्छा, जैसे आपने एंटीबायोटिक के कोर्स की बात की, तो ये अमूमन मैक्सिमम आप 3 दिन 5 दिन 7 दिन करवाते हैं पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से। अगर पेशेंट खुद आपसे ये कहता है कि जी मैं सिर्फ एक दिन में एक गोली खाऊंगा, तो नेक्स्ट डोज तक उसका असर रहता है या फिर वो कंटिन्यू जिस तरीके से आपने बताया स्पेसिंग कर देते तो वो बेहतर है? नहीं, अब अमूमन लोग करते हैं ना, ये बहुत हैवी है, मैं नहीं खा सकती इस तरीके से, मैं खुद भी एंटीबायोटिक से अवॉइड करती हूँ, दैट्स व्हाई। इसमें फिर ये है कि बाज़ दवाएं अब ज़ाहिर है मेडिकल साइंस भी मॉडर्न हो गई है और हम ज़ाहिर है एविडेंस बेस पे ही चलते हैं। अब दवाएं ऐसी आ गई हैं जो वन सा डेली डोज से मौजूद है। असल में बहुत सारी बातें तो हम क्योंकि प्रैक्टिकली जब पढ़ के आते हैं तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत सारी चीज़ें आ रही होती है, उस हवाले से अक्सर पेशेंट कहते हैं ना मैं बड़ा सेंसिटिव हूँ, मैं ये यूज़ नहीं कर सकता। तो इस हवाले से मेरे जहन में आया, मैंने कहा हमारे नाज़रीन को अवेयरनेस मिलनी चाहिए कि हम अगर एक दिन में एक एंटीबायोटिक खाते हैं तो डॉक्टर साहब बताएं दूसरे दिन ज़रूर दूसरी खाया कीजिए, और हकीकत क्या है कि उसका कोर्स ज़रूर पूरा किया कीजिए क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है। अब डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, उनसे मजीद ये जानते हैं कि जिस किस्म के आपने कहा पेशेंट एडमिट हैं, ये वो अगर आप कहीं बिजी हैं, डॉक्टर आप हैं और आपके पेशेंट्स आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन उनको हर वक्त मैसर होते हैं? बिल्कुल, मैं तो रहता हूँ। अच्छा। मेरे पेशेंट्स जो हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर देते हैं, और वैसे मैंने एक टाइम मखसूस किया हुआ है सुबह का कि 11 बजे मैं उमूमन अपने पेशेंट्स की कॉल्स लेता हूँ। अच्छा। और जो पेशेंट नीडी होते हैं या मुझे लगता है कि मुझे इनका फॉलोअप नेक्स्ट डे चाहिए होगा, तो उमूमन मैं उन्हें अपना नंबर प्रोवाइड करता हूँ। मैं कहता हूँ मैं सुबह 11 बजे आपकी कॉल लूँगा। हालांकि वो बेचारे कहते हैं कि आप डॉक्टर साहब कर लेंगे, मैं कहता हूँ नहीं, मैं रिसीव करूँगा आपकी कॉल। आप नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं व्हाट्सएप मैसेज का जवाब दूंगा। ये भी बड़ी बात है डॉक्टर साहब, लोगों की खिदमत, चूँकि आजकल का वक्त ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर के पास उसी वक्त जाओ, आप डॉक्टर साहब से व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं, कॉल पे भी बात कर सकते हैं। और डॉक्टर नदीम असद जो है उस वक्त भी आपको जवाब देंगे, वो जब बिजी होते हैं अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि देखें डॉक्टर जब बन जाता है एक इंसान तो उसका जो ज़िंदगी का मकसद होता है वो इंसानियत की खिदमत होता है। वो हर तरीके से चाहता है कि मैं लोगों को किसी भी तरीके से खिदमत करूं। और इसके साथ साथ हम चूँकि डायरिया के बारे में जान रहे हैं, और अभी पिछले दिनों कोविड का मर्ज़ हुआ है, उसमें भी लोगों को बड़ी डिस्टर्ब और बड़ी नई सिम्टम्स आई हैं जो कि क्लिनिकल प्रूविंग से हट कर रहे हैं। तो अब डॉक्टर साहब से जानती हैं कि अगर हम इस बारे में भी बात कर लें थोड़ा सा कि कोविड के मरीज़ों में भी क्या डायरिया की अलामत रही हैं, या उनको अगर हो गया है तो वो किस किस्म की अलामत रही हैं, ज़्यादा हो गई हैं या हल्की फुल्की थी जिससे पेशेंट क्योर हो गया? जी डॉक्टर साहब। कोविड के सिलसिले में जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे थे यार, पिछले हमने 2, 2.5, 3 साल कोविड ही हैंडल किया है। कोविड के पेशेंट जितने तरह से हमारे पास, जितने वियर्ड, जैसे कहते हैं ना, वेरिड वैरायटी ऑफ पेशेंट हमने देखे हैं कोविड के। एक पेशेंट सिंपल डायरिया या उसके पेन इन द राइट इलियक फोसा, जिसको आप अपेंडिक्स कहते हैं, वो आया और फिर उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट किया, ऊपर तक गए तो पता चला कि इसको कोविड भी है। अच्छा। या यूरिन इन्फेक्शन का पेशेंट आया और जब हमने इसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला उसको कोविड भी था। अच्छा। इस तरह के पेशेंट हमारे पास बहुत आए हैं। अच्छा। और फिर उनको उसी तरह से हैंडल किया गया है, जिसमें डायरिया भी था, यकीनन डायरिया भी इन्वॉल्व था। तो इस तरह से ये चेस्ट सिम्टम तो ज़ाहिर है उसके थे ही, लेकिन एब्डोमिनल सिम्टम प्लस यूरिनरी सिम्टम्स के साथ भी पेशेंट बहुत आए हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, इस बारे में हम तफसील से आपसे जानते हैं। नाज़रीन किराम, आपके और हमारे दरमियान एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम आपके साथ मौजूद हैं सेहत है ज़िंदगी प्रोग्राम में। आप जान रहे हैं डॉक्टर नदीम असद से डायरिया के बारे में और मुख्तलिफ डिजीज़ के बारे में भी मैं इस हवाले से बात कर रही हूँ कि अगर किसी और मर्ज़ है किसी को, यानी किसी और मरीज़ है तो उसको अगर डायरिया हो जाता है तो हमने उसको कैसे क्योर करना है, उसको कैसे एहतियाती तदाबीर करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि आपने पहले बताया एक्यूट डायरिया के बारे में और फिर क्रोनिक के बारे में। क्रॉनिक डायरिया अमूमन ये होता है लोगों को सालों साल चलता रहता है, उन्हें एहसास ही नहीं होता वो कब जो है वो डेंजरस या सीवियर डिजीज़ में तब्दील हो जाता है। तो इस हवाले से ज़रा आप डिटेल से बताएं। ठीक है, अब इसमें यह है कि देखिए क्रॉनिक डायरिया एक टोटली डिफरेंट फील्ड है और उसमें फिर ये है कि हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा। कि कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुआ। बाज़ों को साल डायरिया होता है। अच्छा। अब वो सिंपल कहते हैं नहीं हमने ये खा लिया उससे डायरिया हो गया, या ये दवा खाई या ये फ्रूट खाया या दूध पी लिया उससे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसमें हिस्ट्री बेतहाशा इम्पॉर्टेंट है और उसमें फिर ये डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है कि आपका डायरिया क्या आपके रोज़ा रखने से डायरिया सेटल डाउन होता है आपका कि नहीं होता। अच्छा। और क्या आपका डायरिया रात के वक्त होता है कि नहीं, आप रात को उठते हैं डायरिया करने के लिए कि नहीं उठते हैं।
और फिर स्टूल के बारे में पूछा जाता है कि क्या वो सिंपल डायरिया होता है वाटरी, या उसमें म्यूकस होता है, या उसमें पस होता है, या उसमें ब्लड होता है। इसमें और फिर ये इफ़ इट इज़ एसोसिएटेड विद पेन, और ये पेन रिलीफ करता है डायरिया कि नहीं करता, ये फिर एक पूरी जिसको कहते हैं बैटरी ऑफ क्वेश्चंस हैं जो हमें पेशेंट से पूछनी पड़ती हैं इन डिटेल अलॉन्ग विद एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स। लेकिन ये कि फॉर इंस्टेंस ये पूछा जाता है कि ये बताइए कि आपका डायरिया जो है उसकी क्वांटिटी क्या है, कि बल्क में है या स्मॉल है। तो बल्क का जो डायरिया होता है वो अमूमन स्मॉल इंटेस्टीन या लार्ज इंटेस्टीन का डायरिया होता है। अच्छा, फिर उसमें ये है कि इफ़ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फ्लश, यानी कि जो डायरिया पैन पे फ्लोट करे वो अमूमन ये जाहिर करता है कि क्रोनिक डायरिया है, और साथ में उसे मेल एब्जॉर्प्शन भी हुई है। यानी कि मेल एब्जॉर्प्शन किस तरह की, कि आप फैट जो है ना वो आपके जिस्म में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इसकी वजह से वो पैन के ऊपर जो है वो फ्लोट करता है डायरिया। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे कि मैंने भी कहा ब्लड का आना, ब्लडी डायरिया देखें जिसको कहा जाता है वो स्मॉल इंटेस्टीन में भी हो सकता है और लार्ज इंटेस्टीन का भी हो सकता है। दोनों में बस थोड़ा सा फ़र्क ये होता है इन द क्लिनिकल सेटिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, कि अगर उसका जैसे कि लार्ज बाउल का डायरिया है उसमें अमूमन वो म्यूकस या पस उसमें आ रहा होता है, जबकि जो स्मॉल इंटेस्टीन का या इनके छोटी आंत का डायरिया है वो अमूमन ये होता है कि उसके नाफ के इर्द गिर्द पेन होता है पेशेंट के, जो कि रिलीव नहीं होता है स्टूल पास करने के बावजूद। बिल्कुल। और फिर इसमें फिर जैसे कि मैंने भी कहा कि डायरिया रिलीव होता है फास्टिंग से कि नहीं होता है। बाज़ लोगों का डायरिया फास्टिंग से भी रिलीव नहीं होता, ये खाना बंद कर दो और डायरिया रिलीव हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो ऐसे डायरियाज़ को हम सिक्रीटरी डायरिया जो है ना लेबल करते हैं। उसमें फिर ये है कि इन्फेक्शंस भी आ जाते हैं जो कि क्रॉनिक फॉर्मेशन कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, एक वो होता है जर्म्स एच पायलरी, उसके एक्टिव होने से भी ये कंडीशन डिस्टर्ब रहती है, अमूमन लूज मोशंस होते हैं या फिर डायरिया की कंडीशन होती है, तो इसको क्या करना चाहिए? एच पायलरी का मेनली ताल्लुक जो है ना देखें वो आपके पेट से है, मैदे से है। उसमें फिर ये है कि उसका रिलेशन जो है वो एसिड से ज़्यादा है, उसमें ऑल्ट्रेशन होती है, फिर वो ये जर्म जो है वो डेवलप होता है मैदे में यानी पेट में, और फिर ये अपने सिम्टम्स जो है ना वो कॉज करता है। अच्छा, इसका क्या वजह बनती है, खुद ब खुद हो जाता है या वो ये भी बाहर से हम कुछ ऐसा खा लेते हैं? अच्छा ठीक है, एच पायलरी का ये है कि लेकिन अब जाहिर है क्योंकि उसके टेस्ट आ गए हैं और अब इरेडिकेशन थेरेपीज उसकी बहुत अच्छी अच्छी आ गई हैं। अच्छा, अब मज़ीद अच्छी बात यह है कि वो बाकायदा टेलर्ड होती हैं। अब हमारे यहाँ तो खैर ये चीज़ अभी इतनी कॉमन नहीं हुई है, लेकिन अमेरिका में तो बाकायदा पेशेंट टू पेशेंट जो है इस थेरेपी को टेलर किया जाता है कि उसके लिए ये वाली एंटीबायोटिक्स का कम्बिनेशन बेस्ट होगा और इसके साथ इतनी ड्यूरेशन की दवा खिलाई जाएगी। लेकिन जैसे हमारे यहाँ तो रूल ऑफ थंब चलता है, जैसे मुराद ये कि पेशेंट को जो सूट कर जाए, तो उसमें भी 2-3 कम्बिनेशन है जो हम अमूमन देते हैं ताकि पेशेंट एच पायलरी जो है प्रॉपर्ली इरेडिकेट हो जाए। आपने जो कहा ना जो पेशेंट को सूट करता है, वही वाली बात हो गई, अगर किसी ने 4 लोगों ने बर्गर खाए तो 3 सही रहे और 1 को डायरिया हो गया, ऐसे ही होते ना, मोशन हो गए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल आया हमारे नाज़रीन की तरफ से कि पुराने शुगर के मरीजों में अगर डायरिया हो जाए और कंटिन्यू रहता है या मतलब कुछ वक्त बाद सेट हो जाता है फिर शुरू हो जाता है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? उसका ये एक्चुअली होता है, ये डायरिया वैसे इतना कॉमन नहीं है, इसको ऑटोनोमिक फेलियर डायरिया कहा जाता है। अच्छा, होता ये है कि हमारी जो पेट की नर्व्स हैं वो कमज़ोर हो जाती वीक हैं, हो जाते और उसकी मेन रीज़न यही रहती है कि हमने अपनी शुगर पेशेंट ने सही तरह से इन द लॉन्ग रन कंट्रोल नहीं किया हुआ होता। मेनली कैसे कंट्रोल करते हैं, HbA1c देख के। वो अगर सही नहीं रखा, पीछे आप दवा खाते रहे, बज़ाहिर आपकी RBS और RBS सही आती रही, लेकिन जब आपने आप HbA1c चेक किया तो 8 और 9 का रहता है। 11 तक इसका मैंने मतलब पेशेंट्स को तो देखा है। उसका मकसद ये है कि वो डायरिया जो है ना इन डायबिटीज़ जो है वो स्लो जिसको कहते हैं ना पॉइजन है। अगर उसको आप अपना दोस्त बना लेंगे तो वो आपका सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन अगर उसको आपने अपना दुश्मन बनाया तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन साबित होगा। तो ये नर्व्स को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर कर देता है, और ऑटोनॉमिक फेलियर में यही होता है कि आपकी पेट की या आंतों की मूवमेंट जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, वीक हो जाती है बेसिकली इस वजह से। बिल्कुल। और जब ये स्लो डाउन होती हैं तो हमारे पास पॉकेट्स बन जाते हैं जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, और जब उनकी ग्रोथ एक सर्टेन लेवल पे आ जाती है तो दे कॉज डायरिया। जब वो क्लियर आउट होता है फिर वो एक अरसा लेते हैं, वो दोबारा से पॉकेट तो वहीं की वहीं है,
मूवमेंट स्लो डाउन होती है, तो उसमें ही प्रॉब्लम आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने मैक्सिमम देखा है कि जो शुगर का मरीज़ है उसके साथ उसको ब्लड प्रेशर ज़रूर होगा, या ब्लड प्रेशर पहले था तो शुगर ज़रूर होगी, तो इन दोनों का आपस में क्या लिंक? और उसमें ये है कि देखिए बहुत हमारे यहाँ तो शुगर इज़ वेरी कॉमन, बिल्कुल मैं आपको बताऊँ, शुगर और ब्लड प्रेशर अमूमन मौरूसी ही होते हैं। जैसे कि ब्लड प्रेशर के बारे में तो है ही कि उसके कॉजेज़ बहुत ही कम आते हैं, सेकेंडरी कॉज बहुत ही कम है, और इसी तरह शुगर का भी है। लेकिन शुगर में कुछ एलिमेंट्स हैं जिनमें हम एजुकेट कर सकते हैं पेशेंट को। बहुत एक कॉमन और छोटी सी चीज़ है, अभी आम का सीज़न आ रहा है, बिल्कुल ठीक है जी। आम के सीज़न में लोगों का तरीक़ेकार ये होता है कि बहुत सारे आम, वैरायटी ऑफ आम एक साथ बैठ के खाए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे बड़ी बड़ी फैमिली में बकायदा एंजॉयमेंट की जाती है आम खाते में। मेरे ख्याल से ये प्रैक्टिस इतनी हेल्दी नहीं जी है, जी जी इसको जी। कट डाउन करें। वैसे एक हेल्दी पर्सन को भी डेली आम एक लेना जरूर चाहिए, हाँ, या बिल्कुल। इससे ज्यादा भी खा सकता है? 1 से 2 अच्छा। बिल्कुल यकीनन खा सकता और है, डायबिटिक का पेशेंट जिसकी मतलब नॉर्मल रहती हो वो खा सकते हैं? लेकिन इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। स्मॉल मैं तो 1 पीस का कहता हूँ कि भाई आप 1 पीस खा आप लें। 1 पीस कहेंगे तो 4 तो पेशेंट ने खुद ही खा लेने होते हैं। बेसिकली उसको जिस चीज से रोकना है तो उसका ऑटोमेटिकली दिल चाह रहा होता है ज्यादा खाने का। वो तो बस है। इनका ये जो कमिंग सीजन आ रहा है इसमें यही है कि देखिए आप आम खाएं, लेकिन शुगर का लोड अपनी बॉडी पे इतना ज़्यादा ना डालें कि आप डायबिटिक हो जाएं। मैंने देखे हैं ऐसे पेशेंट जो कि अच्छा। प्री डायबिटिक थे, उन्होंने आम के सीज़न में 5-5 किलो 3-3 किलो आम खाए, और फिर वो जब ये सीज़न ख़त्म हुआ दे आर डायबिटिक ना। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं, जिस तरह आपने बोला प्री डायबिटिक और फिर सेकेंडरी डायबिटिक, तो इनमें जो एक रेंज होती है कि 100 होनी चाहिए फास्टिंग, या उससे ऊपर या से नीचे, ये थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं, हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं। डॉक्टर साहब जी जी, बताइए। प्री डायबिटिक्स में फिर ये है कि HbA1c जो है ना वो स्टैंडर्ड है। अच्छा। अगर उसमें जो है देखें, अगर फर्ज किया 6 से 6.5 तक अगर आपकी HbA1c आ रही है, हम उनको प्री डायबिटिक्स कहा जाता है। अच्छा, और सही। ये कि उसके बाद का जो रेंज आता है वो डेफिनेटली फिर डायबिटीज़ कहा जाता है। लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम लोग जो हैं वो अराउंड जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनका HbA1c 6.5 to 6.7 एक रीजनेबल HbA1c होता है, क्योंकि डायबिटीज़ देखिए एक स्टैटिक डिजीज़ नहीं है। सही। डायबिटीज अप्स एंड डाउन्स के साथ चलती है, और आपको अपने पेशेंट के अप्स एंड डाउन्स को समझना पड़ेगा कि सिर्फ एक एलिमेंट ग़िज़ा नहीं है डायबिटीज। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपकी बात से इंटरप्ट कर रही हूँ कि जिस तरह आपने कहा डायबिटीज़ का जो पेशेंट है, डायबिटीज़ बेसिकली हमारा इंसुलिन लेवल डिस्टर्ब होने की वजह से होता है। मैंने बहुत सारे लोगों में ये भी देखा है, जो एक सी पेप्टाइड टेस्ट होता है डायबिटीज़ के लिए, कि उसका बिल्कुल लेवल सही होता है, लेकिन उसके बावजूद इंसुलिन बन रही है पर यूज़ नहीं हो रही होती बॉडी में। उसकी भी वजूहत उसकी वजूहत ये होती है कि बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंट का शिकार हो जाते अच्छा। हैं। वो रेजिस्टेंट होते हैं, रेजिस्टेंस हो जाता है उनके अंदर इंसुलिन का। अच्छा। तो फिर उनमें वैरायटी ऑफ डिफरेंट ड्रग्स हैं या मेडिसिन हैं जो कि यूज़ की जाती हैं ताकि डायबिटीज़ को अंडर कंट्रोल किया जा सके। वैसे एक डायबिटोलॉजिस्ट जो होता है वो उसको ये नहीं करना चाहिए कि जब कोई डायबिटिक का आपको कंप्लेन कर रहा है, क्या जब आपने उसका देखा कि लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है, तो जैसे एंडोक्राइन भी हमारे डिस्टर्ब होते हैं, तो क्या उसको पहले एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास नहीं भेजना चाहिए, या उसकी रूटीन पहले पूछनी चाहिए, या उसको ग़िज़ा के ज़रिए या एक्सरसाइजेस के ज़रिए जो है वो कंट्रोल करने के लिए कहना चाहिए, या फ़ौरन से बस मेडिसिन शुरू कर दें? इस तरह नहीं होता। जब भी पेशेंट हमारे पास आता है पहले तो उसकी जो डेली लाइफ है उसके बारे में हम पूछते हैं अच्छा। कि उसका वे ऑफ लिविंग क्या है। क्योंकि जो बहुत सारे, असल में ये सवाल करने का मकसद है कि बहुत सारे लोग जब अपना लेवल देखते हैं ना कि ये रेगुलर से ऊंचा हो गया जो रेंज है, तो वो बड़े डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि बस अब तो हो गए डायबिटिक, अब गए हम काम नहीं, से। वजह तो इस हवाले से कि थोड़ा नाजरीन को तसल्ली रहे कि अगर ऐसा कुछ है तो वो किसी वजूहत के बिना पे भी होता है। वजह ये होती है कि हो सकता है उनका जो है शुगर लोड उस वक्त ज्यादा रहा हो, अच्छा। उन्होंने कोई हैवी मील लिया हो रात में और सुबह अपनी शुगर चेक कर ली हो, तो उसमें भी ये डिस्टर्ब आ सकता है। अच्छा, तो अच्छा। उसमें अनड्यू फेयर से कोई फायदा नहीं है। अच्छा। उससे फिर ये है कि अपने रेगुलर मॉनिटरिंग करें, लेट से 1 वीक 2 वीक अपने आप को मॉनिटर करें और रैंडमली मॉनिटर करें। जैसे अच्छा। कभी रैंडम देख ली, कभी फास्टिंग देख ली, और फिर देखा कि आप प्री डायबिटिक या डायबिटिक या नॉन डायबिटिक क्या हैं, क्या उसके बाद फिर जो है अब आगे। वैसे आप पेशेंट्स की हिस्ट्री भी लेते होंगे ना कि मदर फादर में या उसके मौरिसी होने में जो यकीनन, किरदार क्या है, बिल्कुल, इस टाइप की बात है। बिल्कुल, ये तो जरूरी और इसके अलावा जैसे हम चूँकि डायरिया पे बात करते करते डायबिटीज़ पे आ गए, वो इस वजह से आ गए क्योंकि ये डायबिटीज का मर्ज़ या हाइपरटेंसिव मर्ज़ ये एक ऐसे मर्ज़ हैं जो दूसरे अमराज को दावत देते हैं, यानी कि ये मर्ज़ खुद तो मौजूद है लेकिन इनके साथ अगर कोई मर्ज़ हो जाता है, कोई मोशन, कोई डायरिया के बुखार या वॉमिटिंग्स हो गई, तो ये मज़ीद
पेशेंट सीवियर हो जाता है। तो इस हवाले से डॉक्टर साहब थोड़े से नाज़रीन को मैसेज देना चाहेंगे कि हम किस तरीके से अपनी सेहत को मेंटेन रख सकते हैं। अगर हमें शुगर होने का ख़तरा है, हमारी मौरिसी ऑलरेडी हिस्ट्री मौजूद है, तो हम मीठे से परहेज़ करें कि टेंशन से मतलब ख्याल रखें इस चीज़ का, या कोई बहुत ज़्यादा ओवर एक्सरसाइजेज से परहेज़ करें, इस टाइप का थोड़ा बताएं। देखिए, अगर आपकी फैमिली में स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अपनी शुगर को कट डाउन कर लें, अच्छा, उसमें फिर ये है कि बजाय आप रिफाइंड वाइट शुगर यूज़ करने के, आप ये है कि ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करें। सही। अपने शुगर के जो स्पून्स हैं उनको कट डाउन करें, उनको पहले एक पे आएँ, फिर आधा करें, और कोशिश करें कि बाज़ वक़्त आप फीकी चाय पिएँ या फीका दूध पिएँ। इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि देखिए, शुगर जो रिफाइंड शुगर हम खाते हैं, ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। बिल्कुल ऐसी वाइट जहर कहते हैं अमूमन। बिल्कुल, अगर कोई प्री डायबिटिक है और वो अपनी शुगर को बिल्कुल जैसे कट डाउन कर देता है, तो यकीनन वो 2, 3, 4 साल अपनी शुगर को दूर कर सकता है। अच्छा, यकीनन, सही, ये बिल्कुल। फैक्ट है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने चीनी की बात की, और मेरी थोड़ी सी जो मुस्कुराहट आ रही थी, वही सोच के आ रही थी, जो हम चीनी पीते हैं कि हमें शुगर पीनी है, या हमें कोई बहुत ज़्यादा सॉल्ट वाली चीज़ जैसे कोई लस्सी वगैरह पीनी है, तो बेसिकली होता क्या है, जो छोटा सा हमारा ये ज़बान का जो टंग टुकड़ा है, इसकी सारी चीज़ें, और बाकी इतना सारा बॉडी हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। इस हवाले से कि जब हमें पता है कि हमें शुगर है या हमें ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है, तो खास कर ब्लड प्रेशर के मरीजों को जो नमक यूज़ कर रहे होते हैं, उससे मज़ीद मिकदार कम कितनी कर देनी चाहिए? देखिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल रूल बताऊं, जो कि हमारे घर में हम लोगों के घरों में बड़े आराम से अडेप्ट हो जाता है और हम कर भी सकते हैं। देखिए, एडिड सॉल्ट, हम एडिड सॉल्ट कहाँ लेते हैं? आटे में डालते हैं। बिल्कुल, इसको हम ख़त्म कर सकते हैं बहुत इस आसानी सॉल्ट से। को। और चावलों में, मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती आटे प्लेन में। अच्छा, आटे में और प्लेन राइस में हमारी ख़वातीन एक्स्ट्रा नमक डालती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। जिसकी कोई नीड नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आपका अपना सॉल्ट जो है वो कट कर सकते हैं। और दूसरी ये कि जैसे बड़ी का गोश्त है, इसमें सॉल्ट की मकदार ज़्यादा होती है तो ऑलरेडी। इसको आप कम से कट कम कर सकते, ये ठीक वो है। चीज़ें हैं जिससे आप सॉल्ट की मकदार यकीनन कम कर सकते हैं। ठीक है नाज़रीन किराम, ये जो हमारे प्रोग्राम का टाइम अख्ताम की तरफ है, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर नदीम असद। उन्होंने बहुत क्लियरली बहुत सारी डिजीज़ के बारे में हमें बताया, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब के तशरीफ़ लाने का। नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी से अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया मोइन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।